न्यूज आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बिहार के लिए राहत की खबर है। राज्य में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट सोमवार को भी जारी है। खबरों की माने तो पिछले 24 घंटे में 0.15% की गिरावट संक्रमण दर में आ गई है। राज्य में 10,174 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान सोमवार को हुई। पिछले 24 घंटे में 1,112 सैंपल की कोरोना जांच की गई। राज्य में कोरोना का संक्रमण दर 10.16% रहा। वहीं एक दिन पहले राज्य में संक्रमण दर 10.31% था। तो देखिए, जहां लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती है कि तमाम राज्यों से चिंता का विषय जो लंबे समय से बनी आ रही कोरोना महामारी की से जुड़ी हुई खबरें थी कि लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनके आंकड़ों में इजाफा दर्ज किया जा रहा था। वहीं इस बीच राहत पहुंचाने वाली खबर भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस बार ये बताया जा रहा है कि जो आंकड़े हैं, खासतौर पर जब बिहार का हम जिक्र करते हैं तो बिहार में कोरोना की संक्रमण दर में गिरावट देखी गई है, यानी कि 0.15% से एक गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अब 10.16% हो चुकी है। जबकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि 10.31% थी। लेकिन अब जो दरों में गिरावट दर्ज की गई है, ये बेहद राहत भरी खबर, यानी कि जिस तरीके से लगातार प्रयासरत है राज्य सरकार, अगर इस प्रकार की खबरें सामने आती है कि कोरोना मरीजों के आंकड़ों में अगर बढ़ोतरी की जगह अगर गिरावट देखी जा रही है तो वाकई राहत भरी खबर होगी। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, संसाधनों के अभाव की बात करें या फिर तकनीकी खामियों से हो या फिर लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी हुई, लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती है तो वाकई राहत पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि लगातार ऐसे कई राज्य हैं जहां पर पूरे भारत में इस वक्त कोरोना महामारी पूरी तरीके से फैल चुका है, अपने पैर पसार चुका है और अपनी चपेट में कई लोगों को ले चुका है। कई जिंदगियां भी अब तक इसने ली हैं। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे जो राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर गिरावटें देखने को मिल रही है, और उनमें से एक बिहार भी माना जा रहा है। बिहार में भी अब राहत भरी खबर सामने आ रही है कि 0.15% से गिरावट दर्ज की गई है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ कुमार गौतम संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम जी, जिस तरीके से बिहार से ये राहत पहुंचाने वाली खबर सामने आई है कि 0.15% कहा जा रहा है कि गिरावट दर्ज की गई है मरीजों के आंकड़े में, इससे क्या अनुमान जताया जा सकता है कि क्या जो पीक टाइम था कोरोना का, क्या अब वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई अब लोग ठीक होना शुरू होंगे? बिल्कुल, बिहार के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जैसे ही राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि पिछले 5 दिनों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो सवाल है आपका कि क्या ये पीक आवर खत्म हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है। पीक आवर अभी भी चल रहा है। बस इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से ये पिछले 5 दिनों के अंदर गिरावट देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि 15,000 के पार मरीजों के नए संक्रमण का जो आंकड़ा था वो 15,000 से पार हुआ करता था। लेकिन आज पहले पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 10,000 के पार, मतलब सिर्फ करीब 10,000 के आसपास है। यानी कि एक बहुत अच्छी खबर है बिहार के लोगों के लिए जो कोरोना से डर रहे थे, कोरोना की वजह से जिनके मन में संशय था। ये तमाम वो चीजें लॉकडाउन के कारण हुई है और सरकार का ये फैसला अब जाकर के असरदार साबित हो रहा है। इसके साथ ही बिहार के पूरे जिलों में सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अब मानने लगे हैं कि लॉकडाउन में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, तभी कोरोना के इस महामारी के से जंग जीती जा सकती है। जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं उस आंकड़ों का जिक्र करें तो 10,174 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक मरीजों की संख्या पटना जिले की है। जी हाँ, राजधानी अभी भी टॉप पर चल रहा है, लेकिन उसमें भी गिरावट आई है। कहीं ना कहीं हमेशा से 2,000 का आंकड़ा पार होता था, लेकिन अब ये आंकड़ा करीब 2,000 के अंदर है, यानी 1,745। ये एक अच्छी बात है, वरना राजधानी का एक वक्त था कि राजधानी में 3,000 के आसपास अकेले सिर्फ राजधानी पटना का ही आलम था। इसके अलावा भागलपुर, गया जो सबसे टॉप पर था, वहां अब सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो अन्य जिलों की बात करें तो अररिया में 247, औरंगाबाद में आंकड़ों के मुताबिक 226, बेगूसराय में 435। ये वो जिले हैं
जहाँ पे 500 से ज्यादा का आंकड़ा हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए अच्छी खबर है, लॉकडाउन के लिए अच्छी खबर है कि लॉकडाउन के बीच बिहार के अंदर जो संक्रमण था, जो कोरोना पैर पसार रहा था, वो अब धीरे धीरे कमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी हमें चेतने की जरूरत है, अभी भी हमें इससे सबक लेना है और आने वाले एक सप्ताह तक, यानी कि एक सप्ताह 7 दिनों तक हमें इसी तरीके से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी जाकर के हम इतने बड़े जंग से जीत सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, राज्य स्वास्थ्य समिति अपना काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग पूरा लगा हुआ है, जिला प्रशासन लगा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग घरों में रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें, एक दूसरे के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि यही हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोरोना से बचा सकता है। तो ये बिहार के लिए बेहद राहत भरी और अच्छी खबर है कि कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत है। लेकिन लॉकडाउन का सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ है और इस फैसले से बिहार के लोगों में खुशी है कि कम से कम अब धीरे धीरे जो है वो आम जनजीवन पटरी पर आ सकती है। लेकिन अभी पीक आवर ठीक है, लेकिन कुमार गौतम जी, आपने अभी जिक्र किया कि लॉकडाउन की वजह से भी गिरावट देखी जा रही है और इसका लाभ हो रहा है कहीं ना कहीं बिहार की जनता को। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए जो बिहार में लॉकडाउन लगा है, इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है आगे को? क्योंकि अगर मान लीजिए 0.15% की गिरावट हुई है, तो अगर इस हिसाब से हम आंकड़े देखते हैं कि गिरावट दर्ज की जा रही है, तो लॉकडाउन का क्या दायरा बढ़ सकता है? देखिए, अब 15 मई तक तो सरकार ने पहले ही ऐलान कर चुकी है कि लॉकडाउन रहेगी। तो मतलब लॉकडाउन 15 मई तक तो रहना ही रहना है। अगर ये स्थितियां इसी तरीके से अच्छे सुखद खबरें आती रहे तो इसको तत्काल बढ़ाया भी जा सकता है, यानी एक सप्ताह का और हो सकता है, ताकि इसको, अभी तो सिर्फ 10 दिन का लगा है ना, तो 10 दिन का अगर ये पूरा हो जाता है टर्म और इसी तरीके से इसको इस पे काबू पाया गया और आंकड़ों के अंदर अगर 10,000 के बीच में 5,000 तक अगर आ जाता है, तो मुझे लगता है कि सरकार इस चुनौती से लड़ सकती है। लेकिन लॉकडाउन अभी हटाना 15 के बाद सरकार क्या फैसला लेगी ये देखना होगा। लेकिन हाँ, कुछ रियायतों के साथ छूट दे दी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन को सरकार को लगाना होगा। अभी जो जंग है वो खत्म नहीं हुई है, कोरोना की लड़ाई की जो जंग है वो खत्म नहीं हुई है। 15 मई के बाद भी स्थितियां अभी अनुकूल होगी, तब सरकार को फैसला लेगी। इसके लिए भी सरकार, आप देखिए, लगातार राज्य स्वास्थ्य समिति और जो जिला प्रशासन के लोग हैं, मुख्यमंत्री लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, स्थितियों को जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 15 मई तक इंतजार करना होगा। 15 मई के बाद सरकार क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। लेकिन लॉकडाउन को हटाना या लॉकडाउन आगे एक्सटेंड करना ये सरकार के विशेषाधिकार है और सरकार, मुझे लगता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़ों के लिहाज से कुछ दिनों तक लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। जी कुमार गौतम जी, वैसे देखिए वैक्सीन का भी जब जिक्र आता है, क्योंकि ऐसे तमाम राज्य है जहां पर केंद्र सरकार अपनी ओर से वैक्सीन की खेप पहुंचा रही है, मदद पहुंचाने की कोशिश लोगों में की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि सबसे पहले चरण में जब 60+ के लोगों को वैक्सीन लगा, उसके बाद से जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर में 45+ के जो लोग थे उनको वैक्सीन लगाया गया। अब जो 18+ के लोग हैं और 44 की उम्र तक में, तो इन सभी लोगों को भी वैक्सीन लगाई जानी है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि वैक्सीन जिन लोगों को लग चुकी है, ये भी एक महत्वपूर्ण एक तरीके का कदम माना जा सकता है कि वैक्सीन की वजह से भी कई लोग इसकी चपेट में आने से बच रहे हैं और ये भी एक वजह है बहुत बड़ी, इस वजह से भी गिरावट कहा जा सकता है कि आई है? बिल्कुल सही आकलन किया है आपने और सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये लॉकडाउन जितना इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए, कोरोना के आंकड़ों की कमी का जो सबसे पहला कारण है वो लॉकडाउन, और दूसरा कारण है वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का जागरूक होना। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि जब से सरकार ने ये ऐलान किया था, खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब वैक्सीनेशन को लेकर के जब वैक्सीन ले रहे थे, तो लोगों के मन में था कि पता नहीं इस वैक्सीन से क्या होगा, एक डोज लेंगे फिर दूसरा डोज लेना होगा, तो एक मन में संशय की स्थिति थी। इस संशय की स्थिति को खत्म करते हुए लोगों के अंदर एक जो जागरूकता बनी, ये प्लस पॉइंट है। लोग अपने पेरेंट्स को, जो 60 से ऊपर के थे,
जिनको अब 45 के ऊपर वाले में भी जबरदस्ती बुला बुला के लोगों ने दिलवाया है। तो पेरेंट्स को भी समझ में आने लगा है, उनके बच्चों को भी समझ में आने लगा है कि अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने कोरोना के 1 और 2 दोनों डोज लिए हैं वो 99% तक कोरोना संक्रमण से खतरा को टाल चुके हैं। मतलब वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है अभी हथियार के तौर पे जिससे कोरोना से जंग जीती जा सकती है। दूसरा बड़ा कारण है, पहला लॉकडाउन, दूसरा कोरोना का गाइडलाइन और तीसरा वैक्सीनेशन। ये 3 चीजें बेहद महत्वपूर्ण है और बिहार में अभी तीनों चीजें फॉलो कराई जा रही है। आप देखिए, लॉकडाउन फॉलो कराया जा रहा है, कोरोना की गाइडलाइन हर जगह फॉलो कराई जा रही है, तीसरा वैक्सीनेशन को लेकर के पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पे टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना में 53 जगहों पर व्यवस्थाएं की गई है। खास करके जो मैंने पहले ही कहा कि 60 साल से ऊपर, फिर 45 साल से ऊपर और अब जाकर के जब 18 साल से ऊपर के लोगों में जो भीड़ है वो एकदम उस तरीके से है जैसे कोई पहली बार मतदान केंद्र पर वोटिंग डालने जाता है। ये उसकी जो अंदर की क्यूरियोसिटी है ये बताता है कि बिहार के लोगों में अब वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है। जी, बहुत धन्यवाद आपका कुमार गौतम जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना संक्रमण दर में गिरावट देखी गई है बिहार में और ये बेहद चिंता का जो विषय बना हुआ था अब उसको राहत पहुंचाने वाली खबर सामने आ गई है। और ऐसे में लगातार यही उम्मीद जताई जा रही है कि गिरावट और भी आगे इसी तरीके से बरकरार रहे, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता न रहे और यही वो वजह है जिस वजह से राज्य सरकार भी अपनी ओर से तमाम प्रयास कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 14 मई 2021 से झारखंड में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी वैसे वैसे टीकाकरण में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में कोई भ्रम या असमंजस न हो, इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। तीसरी लहर को लेकर विधायकों, सांसदों के सुझाव और चिंता के अनुरूप सरकार कार्य योजना बना रही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड ने पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा संक्रमण कम करने में बेहतर काम किया है। बता दें कि सीएम ने कोरोना संक्रमण को लेकर संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के विधायकों, सांसदों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई थी। इस दौरान सीएम ने विशेषज्ञों की ओर से कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दी है। तो 18 प्लस की आयु के लोगों को जो वैक्सीन लगनी थी झारखंड में, अब इस बात का ऐलान हेमंत सोरेन ने कर दिया है। सीएम की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि जो 14 मई से मुफ्त टीका लगेगा 18 प्लस के लोगों को, ये टीका बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। यानी कि जो अब तक लोग ये सोच रहे थे कि कहीं कुछ सेंटर्स पर जहां पर कि खरीद भी इसकी हो रही थी, लेकिन अब उस पर भी एक तरीके से रोक लगाने की कोशिश यहां सीएम हेमंत सोरेन ने की है और खासतौर पर युवाओं को एक खुशखबरी और दी गई है। यानी कि जो 18 प्लस के लोग हैं और 44 तक की उम्र के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। तो हेमंत सोरेन ने कहा कि ये पूरी तरीके से मुफ्त होगा। वहीं जिसके बीच में जागरूकता की कमी है तो जागरूकता की कमी को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी। कुंदन जी, सवाल ये कि झारखंड में जिस प्रकार से ऐलान हेमंत सोरेन ने कर दिया है कि 18 प्लस के आयु के लोगों को जो टीकाकरण मुहैया कराया जाएगा वो बिल्कुल मुफ्त होगा, 14 मई से ये टीकाकरण होना है, तो ऐसे में इस खबर को किस प्रकार से देखना चाहिए? युवाओं के लिए राहत भरी खबर है क्या? इसके बाद से वाकई जो लोग अभी तक पीछे हट रहे थे ये सोच के कि कहीं हमें पेड ना करना हो और ज्यादा पैसे ना देकर के टीका लगवाना हो, तो क्या उनमें भी कहीं ना कोई उत्सुकता आएगी, वो टीकाकरण करवाने के लिए जाएंगे? देखिए सुरभि, जिस तरीके से 1 मई से तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत होनी थी, टीकाकरण का अभियान टीका की कमी की वजह से शुरू नहीं हो सका और केंद्र और राज्य के बीच में जो मतभेद थे वो खुलकर सामने भी आए। अब धीरे धीरे राज्य सरकार के पास टीका पहुंचना शुरू हो चूका है, क्योंकि
झारखंड सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों को 25-25 लाख टीके मुहैया कराने का आदेश पहले ही दे दिया था। उसके लिए भुगतान भी कर दिया गया था। तो अब वो टीके की खेप धीरे धीरे पहुंच रही है। इसी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने कल यह निर्णय लिया है कि तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जो टीकाकरण किया जाना है उसकी शुरुआत अब 14 मई से की जाएगी। और राज्य सरकार ने इस बात की भी घोषणा की कि यह टीका राज्य में तमाम लोगों को मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, राज्य सरकार ने झारखंड की जनता के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और खास करके कह ये सकते हैं कि जिस जद्दोजहद के साथ इस टीकाकरण के तीसरे अभियान की शुरुआत की जा रही है, राज्य की जनता के लिए एक अच्छी खबर है। और खास करके युवाओं में उत्साह तो अवश्य बढ़ेगा ही। और जिस बेसब्री से लोग टीके का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के इस दूसरे दौर में जो खौफ, जो डर पैदा हुआ है लोगों के मन में, उससे बचने के लिए बस एक रास्ता है टीकाकरण। और जैसे ही राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की है, तो आप कह सकते हैं कि युवा वर्ग पे और जो भी लोग इस तीसरे चरण में शामिल होने की स्थिति में हैं, उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है। सुरभि, ठीक है, लेकिन कुंदन जी, अभी जिस प्रकार से झारखंड से ऐसी भी खबरें सामने आई कि कई ऐसे लोग हैं जिनमें अभी भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, अभाव इसी बात का है कि उन्हें जागरूक नहीं किया गया है कि वैक्सीन उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि कई प्रकार की भ्रांतियां, भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं लोगों के बीच में कि वैक्सीन अगर आप लेते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, इससे मृत्यु भी हो रही है लोगों की। ऐसे में कई लोग हैं जो कि डर के वजह से भी वो टीकाकरण करवाने के लिए जाते ही नहीं हैं। तो ऐसे में झारखंड सरकार ने यह भी कहा है कि जहां पर भी जागरूकता का अभाव होगा, हमारे ओर से तमाम प्रयास किए जाएंगे लोगों को समझा बुझा करके टीकाकरण दिलवाने के लिए। तो ये किस प्रकार की तैयारी देखी जा रही है झारखंड सरकार की तरफ से? देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि टीका पड़ने के बाद कुछ लोगों में हल्के बुखार के लक्षण या दूसरे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। और सुबह सबसे अहम बात यह है कि यह केवल और केवल कोरोना का टीका लेने की वजह से नहीं हो रहा है। शुरू में जब कोई नवजात होता है या बच्चे की उम्र 5 साल, 7 साल, 8 साल तक की होती है, तो डीपीटी के टीके पड़ते हैं, चेचक के टीके पड़ते हैं, कई तरह के टीके बच्चों को दिए जाते हैं। उसके बाद भी उसका साइड इफेक्ट उनके ऊपर दिखाई देता है। और ऐसे में कोरोना टीके का भी साइड इफेक्ट है। कुछ लोगों में बुखार, कुछ लोगों में बदन दर्द, कुछ लोगों में अलग अलग तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। इन मामलों को लेकर लोगों ने अफवाह फैला रखी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों के मन में डर बैठ चुका है। और तीसरी और सबसे अहम बात, कुछ लोगों को टीके से डर भी लगने लगा है। जाहिर सी बात है, टीके का डर या कोरोना का डर, अब यह उनको तय करना है कि डर बड़ा कौन सा है। क्या कोरोना का डर उनके मन में ज्यादा बड़ा है या टीके का डर ज्यादा बड़ा है? अब ये जैसे ही वो फैसला करेंगे, वैसे ही उस बात के लिए वो तैयार हो जाएंगे कि आखिर उनको टीका लेना है कि नहीं लेना है। जाहिर सी बात है, टीके का डर जो है वो गुजरते समय के साथ छोटा हो जाएगा और कोरोना का संक्रमण का डर जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो टीका लेना ही एक विकल्प के तौर पे उनके सामने रहेगा। राज्य सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए झारखंड के विभिन्न स्थानीय भाषाओं में, अखबारों में विज्ञापन छपवाएं, लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि टीका लेना ही एकमात्र उपाय है और टीका लेने से कहीं भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है। और टीका लेते वक्त कुछ बातों का जो ख्याल रखा जाना चाहिए, उन बातों के लिए भी झारखंड सरकार जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। मसलन गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लेना है। मसलन जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चों को, उनको टीका नहीं लेना है। जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, 15 दिनों का वो समय नहीं पूरा हुआ है, उन्हें टीका नहीं लेना है। तो हर तरह की जागरूकता झारखंड सरकार के द्वारा फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। अब सवाल यह है कि झारखंड की भौगोलिक विशेषताएं जो है,
चूंकि झारखंड शहरी इलाकों में कम और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा निवास करता है और यहाँ पर जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और खास करके झारखंड की जो टोपोग्राफी है, तो अंतिम पायदान पर बैठी जनता तक संदेश राज्य सरकार का पहुंचाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इन परिस्थितियों में कहा यही जा सकता है सुरभि कि राज्य सरकार अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही है कि झारखंड की जनता सुरक्षित हो सके और उन्हें उचित समय से टीका मुहैया कराया जा सके। सुरभि, लेकिन ठीक है कुंदन जी, सवाल ये भी हो जाता है कि झारखंड में भी देखने को मिल रहा है लगातार ऐसे खबरें सामने आ रही है, जबकि तमाम जब हम राज्यों का जिक्र करते हैं तो वहां पर वैक्सीनेशन की बर्बादी हो या फिर संसाधनों की कमी हो, लेकिन झारखंड से ऐसी कोई खबर नहीं आई। तो झारखंड में किस प्रकार से सभी चीजों को एक तरीके से वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं राज्य सरकार, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही है कि वैक्सीनेशन की बर्बादी या फिर संसाधनों की कमी, ऑक्सीजन बेड्स नहीं, यहाँ हेमंत सोरेन ये कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो, अगर हम बात करते हैं संजीवनी वाहिनी की, उन्होंने वो भी रवाना किया, एक ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया है, तो ऐसे में वो प्रयासरत तो है, लेकिन क्या कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको वाकई झारखंड से भी सीख लेने की जरूरत है कि किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है और ना वैक्सीन की बर्बादी हो ना संसाधनों की कमी। अगर संसाधन कम भी है तो कैसे हम लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए सुरभि, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हेमंत सोरेन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स करते भी हैं। पिछले संक्रमण काल के दौरान आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन के प्रयासों से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए भारतीय रेल की मदद दी गई थी और झारखंड पहला राज्य बना था जिसने रेल के जरिए अपने प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्य से ले आने की कोशिश की थी और लाया भी था, और प्रतिदिन 2-3 ट्रेनों से प्रवासी मजदूर झारखंड आए भी थे। हवाई जहाज से झारखंड के प्रवासी मजदूरों को अंडमान निकोबार और लेह लद्दाख से लेकर आया गया था। अब कल की बातों को ले लीजिए, कल भी हेमंत सोरेन ने कई अहम बैठकें की हैं और उसमें सबसे अहम बात क्या है कि पलामू और संथाल परगना के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करके अब ग्रामीण इलाकों तक संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर चर्चा की है। 12 तारीख को तीसरे वेव में जैसे अभी माना यह जा रहा है कि संक्रमण के पहले दौर में बुजुर्ग लोगों को उसने प्रभावित किया है, संक्रमण के दूसरे दौर में युवा वर्ग प्रभावित हुए हैं और संक्रमण का तीसरी लहर जो आने की संभावना है उसमें बच्चों को प्रभावित किया जाएगा। तो इसकी तैयारी भी अब हेमंत सोरेन ने शुरू कर दी है। 12 तारीख को झारखंड के चुनिंदा शिशु रोग विशेषज्ञों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक होनी है और उसमें वह तीसरे वेव को लेकर चर्चा करेंगे और किस तरीके से जरूरी इंतजाम किए जा सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, उस पर चर्चा होनी है। और कल पलामू और संथाल परगना के जिन विधायकों और सांसदों के साथ बैठक हुई है सुरभि, उसमें सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष के विधायक और सांसदों ने भी खुलकर अपनी बात रखी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काम की बात और मन की बात की स्थिति नहीं रही। यहाँ पर पलामू के सांसद बीडी राम, चतरा के सांसद सुनील सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने हिस्सा लिया है, फिर भारतीय जनता पार्टी के संथाल परगना के विधायक और पलामू के विधायक अमित मंडल की बात कर लें या खास करके रामचंद्र चंद्रवंशी की बात कर लें या बाकी दूसरे भाजपा के विधायकों की बात कर लें, तमाम लोगों ने शिरकत की है और अपनी बातों को रखा है। और उसमें से कई कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, कई कंस्ट्रक्टिव एडवाइस निकलकर सामने आए हैं जिस पर हेमंत सोरेन ने बहुत गंभीरता से उन्हें भरोसा दिया है कि इस पर राज्य सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। मसलन ग्रामीण इलाकों में आज भी इलाज भोला छाप डॉक्टरों के जरिए ही हो रहा है, तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से कोरोना संक्रमण के इलाज को शुरू किया जा सकता है, पंचायत स्तर पर किस तरीके से क्वारंटीन सेंटर और प्रखंड स्तर पर किस तरीके से ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि संक्रमण सुरभि अब शहर से लेकर गांव की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में इन तरह के एहतियातन कदम उठाने की जरूरत है। और हेमंत सोरेन ने कल जो चर्चा की है उस चर्चा में ग्रामीण परिवेश में किस तरीके से कोरोना संक्रमण के इस लहर से लड़ा जा सकता है या लड़ने की जरूरत है, इस पर चर्चा की है। और उम्मीद यह की जा रही है कि झारखंड बाकी राज्यों को भी एक दिशा, दशा और संदेश देने की कोशिश करेगा कि आखिर कम संसाधनों में भी आप किस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में आगे निकल सकते हैं। और जिस तरीके से जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े भी काफी उत्साहित करने वाले हैं। अब देखना अहम यह है कि उन आंकड़ों के साथ झारखंड कितना दूर तक चल पाता है।
सुरभि। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका कुंदन जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हेमंत सोरेन लगातार झारखंड की जो जनता है उनकी सेवा में प्रयासरत है और वो तमाम कोशिशें भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की जो जागरूकता की कमी है वो लोगों के बीच में ना रह जाए और 18+ के जो युवा वर्ग है उनको जो टीकाकरण लगना है तो टीकाकरण अभियान के तहत ही अब ये टीका उन्हें मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।